क्लास 9। तो आपका तीसरा अध्याय है उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक है, मैं आपको हाफ ईयरली का सिलेबस करा रही हूँ। अर्धवार्षिक पाठ्य सामग्री में से ये पाठ करा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको पत्र और आपको संवाद वगैरह कराऊंगी, क्योंकि ये आपका तीसरा अध्याय है। तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 अध्याय तक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय आपको बहुत से शब्दों में मिलते हैं, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैं जब आपको ये अध्याय पढ़ाऊंगी तो आपका ध्यान उसमें आ जाएगा। ठीक है, शब्द रचना। भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। तो भाषाएं आपने देखा है, भाषाओं में कैसे कैसे नए नए शब्द बनते हैं। उसकी रचना नए नए संकल्पना से होती है, संकल्पनाओं से होती है। ये आपने कभी देखा है? जैसे कि अगर कोई एक शब्द है, उससे हमें और एक शब्द बनाना है, तो हम उसकी रचना किसी और प्रत्यय या उपसर्ग के द्वारा, किसी और शब्द के द्वारा जोड़कर, इस तरह से कुछ हटाकर, इस तरह से उसकी एक नई रचना करते हैं। तो भाषाओं में नए नए शब्दों की रचना होती है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे होती है। प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं उसमें 3 तरह से नए शब्द बनाए जाते हैं। पहला है मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश या शब्द को जोड़कर। आपके पास कोई भी एक शब्द है, उसमें आप आगे में कोई आरंभ में, शुरुआत में कोई अंश जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हो, पहली बात। दूसरी बात है मूल शब्द के अंत में कोई अंश को जोड़कर आप एक शब्द बनाते हो। या तो जो मूल शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द है, उसके आगे प्रारंभ में आप कोई शब्द जोड़ते हो, अंश जोड़ते हो, या फिर कोई मूल शब्द है उसके अंत में कोई आप नया अंश जोड़ते हो तो एक शब्द बनाते हो। नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब कोई आपके पास एक शब्द है, उसके आगे आपने आरंभ में अगर एक अंश जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया, और उस नए जो आपने अंश जोड़ा है उस अंश को क्या कहेंगे? हम उपसर्ग कहेंगे आगे में। ठीक है, इसके बाद मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला जो अंश है वो प्रत्यय कहलाता है। अगर आपके पास कोई शब्द है और आपने उसके पीछे में यानी कि अंत में कोई अंश जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका उदाहरण दूंगी आपको, पहले दोनों शब्द का। सबसे पहले हम उपसर्ग देखेंगे। जैसे आपके पास मूल शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर के आगे में आपने क्या जोड़ दिया? अ क्या है? प्रारंभ में जोड़ा हुआ एक अंश, यानी ये क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग जोड़ सुंदर, क्या बन गया? ये सुंदर। इसी प्रकार ईमान क्या है? एक मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे प्रारंभ में आपने बे जोड़ दिया, ये उपसर्ग है। तो बेईमान, बेईमान। अन आदर, आदर क्या है? मूल शब्द है। अन क्या है? उपसर्ग है, प्रारंभ में जोड़े जाने वाला अंश। तो क्या बन गया दोनों को जोड़ के? अनादर। इसी प्रकार है वियोग। वियोग के शुरुआत में प्रारंभ में आपने क्या जोड़ा? वियोग, वियोग। ठीक है, एक नया शब्द बन गया वियोग। अब आ जाइए, आपको अंत में एक अंश जोड़ना है। सुंदर जोड़ ता, सुंदरता। प्रत्यय क्या है आपके पास? आपके पास प्रत्यय है ता। क्या है प्रत्यय? ता। मूल शब्द क्या है? सुंदर। यहाँ पे भी देखिए मूल शब्द सुंदर था, आगे जोड़ दिया आपने तो बन गया असुंदर, पीछे जोड़ दिया ता तो बन गया सुंदरता। तो दोनों जगह में एक नए नए शब्द की रचना हो गई ना। ठीक इसी प्रकार आप लीजिए ईमान। ठीक है, अब ईमान में आप जोड़ दीजिए दार। दार क्या है? प्रत्यय। नया शब्द क्या बन गया? ईमानदार। इसी प्रकार है आदर जोड़ निय, आदर निय। योग जोड़ ई, योगी। ठीक है, योग एक मूल शब्द है, इसे मैंने एक नया शब्द बनाने के लिए इसके प्रत्यय में क्या लगा दिया? बड़ी ई। क्या बन गया? योगी। 2 मूल शब्दों को मिलाकर, अब मैं 2 मूल शब्द लेती हूँ। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर मैं एक नया शब्द बनाती हूँ। इस तरह से शब्द की तीसरी रचना होती है। पहली रचना में प्रारंभ में जोड़ते हैं, दूसरी रचना में अंत में जोड़ते हैं, और तीसरी रचना में शब्द की जो तीसरी रचना है उसमें 2 मूल शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे कि राष्ट्र जोड़ पिता, राष्ट्रपिता। प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री। काली जोड़ मिर्च, काली मिर्च। ऋण जोड़ मुक्त, ऋण मुक्त।
ठीक है। तो दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं? समास या समस्त पद। तो समास आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। इसका विस्तृत रूप आपको कब मिलेगा? क्लास 10th में मिलेगा। 9th में आपको क्या करना है? उपसर्ग और प्रत्यय करना है। इस तरह हर भाषा में 3 प्रकार से नए शब्द बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भाषा में कितने प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं? 3। उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो समास द्वारा हम पढ़ेंगे 10th में, अब उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ेंगे 9th में। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ आपको उपसर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड, लघुतम अर्थवान खंड, ये देखिए लघुतम अर्थवान खंड, ये लघुतम है यानी कि छोटा है, अर्थवान यानी कि इस अ का अर्थ है नहीं, खंड यानी कि एक टुकड़ा है, समझ लीजिए, है ना, किसी भी शब्द का एक टुकड़ा है ये आ। तो भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर, इस शब्द के आरंभ में लग गया ये, तो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, असुंदर, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको उपसर्ग की परिभाषा क्लियर हो गई। शब्दों तथा उपसर्गों में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि एक शब्द है और एक उपसर्ग है, इन दोनों में क्या अंतर है? शब्द तो स्वतंत्र रूप है, शब्द का प्रयोग तो आप कहीं पे भी कर लेते हैं, है ना, भाषा में। लेकिन क्या उपसर्ग का प्रयोग हम भाषा में कहीं पे भी कर सकते हैं स्वतंत्र रूप में? क्या सिर्फ अ का प्रयोग हम कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ बे का प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ वी का प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ अन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। बे से हमें क्लियर नहीं होगा कि ये किस शब्द के आगे लगा है या किसके बारे में या क्या बात कह रहा है ना। तो उपसर्ग और शब्द में क्या अंतर है कि शब्द को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सुंदर को मैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकती हूँ, सुंदर शब्द प्रयोग में आ सकता है, परंतु ये प्रत्यय ता या फिर ये उपसर्ग अ को स्वतंत्र रूप से सिर्फ अ कह के कोई शब्द कह सकती हूँ? नहीं। तो उपसर्ग जो है वो स्वतंत्र नहीं है, इसका प्रयोग जब भी मैं करूँगी किसी न किसी शब्द के साथ लगा कर करूँगी, अर्थात ये अकेले प्रयोग हो सकता है शब्द, परंतु उपसर्ग अकेले प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है। इसका अर्थ जरूर है, परंतु अर्थवान होते हुए भी ये स्वतंत्र नहीं है, इसका प्रयोग हम भाषा में अलग से नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमेशा किसी न किसी शब्द के साथ आबद्ध होकर ही आते हैं। उपसर्ग से बने कुछ शब्दों के उदाहरण देखिए। तो जब भी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वो किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर ही सामने आते हैं, वो अकेले प्रयोग नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब आ जाइए कुछ उपसर्गों का उदाहरण देकर अब आप समझिएगा उपसर्ग क्या है, कैसे प्रयोग होता है, ठीक है। नि जोड़ युक्त नियुक्त, यहाँ पे जितने छोटे अंश के शब्द हैं सब उपसर्ग है। नि क्या है? उपसर्ग। युक्त क्या है? मूल शब्द। नया शब्द क्या बना? नियुक्त। इसी तरह अप जोड़ यश अपयश, उत जोड़ नति उन्नति, अधि जोड़ नायक अधिनायक, अव जोड़ मानना अवमानना, प्र जोड़ सिद्ध प्रसिद्ध, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग भेद प्रभेद। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम तद्भव तेसज आगत के रूप में भेद किए जाते हैं, उसी तरह उपसर्ग के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। तो इसके बाद अब हमें उपसर्ग के भेद और प्रभेद को पढ़ना है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि शब्दों के भी भेद होते हैं। शब्दों के क्या भेद होते हैं? तत्सम शब्द जो हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द है हिंदी में आ गए, प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। नेत्र, नेत्र एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग हम कर लेते हैं, तो ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द जो खड़ी हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। देशज जो हमारी भाषा के शब्द हैं। आगत जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है, जैसे स्टेशन, है ना, जैसे स्टेशन। अब तद्भव शब्द जैसे दूध,
ये हिंदी भाषा के शब्द। देशज, ये भी हिंदी भाषा के शब्द हैं। कोई भी आप शब्द ले लीजिए, जैसे आप लेते हैं मंजन, तो ये देशज है, ठीक है। पेस्ट, ये आगत शब्द है। पेस्ट क्या है? आगत शब्द। क्यों? क्योंकि ये दूसरी भाषा से हमारी भाषा में है। इस तरह से शब्दों के आधार पर आपने देखा है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत भी बोलते हैं, इसे विदेशज शब्द भी बोलते हैं। तो ये शब्दों के भेद। इसी प्रकार अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद और प्रभेद, ठीक है। तो वो आपको मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।